Question number 9. State Avogadro's law of gases and give 2 examples. Avogadro's law हमारे पास दो उसका होता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कहते हैं कि ये देखें जी हमारे पास वॉल्यूम्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि अगर आप डिफरेंट गैसेस लेते हैं उनका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, आपके पास कंडीशंस भी बिल्कुल सेम होती हैं, मतलब टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो कहते हैं कि ये जो इक्वल वॉल्यूम्स आपने लिए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ठीक है, अगर इसका रिलेशन देखें तो वी डायरेक्ट रिलेशन में एन के साथ आता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हैं की और साथ में NH3 की, अमोनिया की। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाई, ये अब मोल है ना, मोल तो ये मोलर वॉल्यूम लिखा हुआ है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। ये भी MCQs में समटाइम पूछा जाता है कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, तो ये याद रखनी है आपने। 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कहते हैं कि ये दोनों जो है ना इन कंडीशंस पे प्रेशर भी बता दिया, टेम्परेचर भी बता दिया, प्रेशर भी बता दिया, इन कंडीशंस पे ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये दोनों। साथ में 1 मोल ऑफ H2 ये बता दी इतना और इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर 1 मोल ऑफ अमोनिया लेते हैं इतना वॉल्यूम और इतने मॉलिक्यूल्स, और इसमें मॉलिक्यूल्स चेक कर लें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों में सेम है। ठीक है, इसमें भी ये एवोगाड्रोस नंबर है और इसमें भी एवोगाड्रोस नंबर। 10. Why do you feel comfortable in expressing the densities of gases in the units of gram per cubic decimeter rather than gram per cubic centimeter? क्वेश्चन यह है कि हम लोग जो डेंसिटीज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि क्यूबिक डेसीमीटर के यूनिट में करें एज़ कम्पेयर टू के उसको क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर के करें। इसकी रीज़न ये है कि देखिए, अगर जो क्यूबिक सेंटीमीटर है ये छोटा यूनिट है, जो डेंसिटी जो ये क्यूबिक डेसीमीटर है ये बड़ा यूनिट है। अब जो गैसेज़ है ना, गैसेज़ का आपको आइडिया होगा कि वो गैसेज़ में ये स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या एटम्स ये दूर दूर होते हैं। अब एक इतनी सी अगर हम इसको कंसीडर करते हैं और एक हम इतने से एरिया को कंसीडर कर, मैं इसको अगेन ड्रा करती हूँ। ये देखें, अगर मैं कहती हूँ कि इसमें हम लोग बात करते हैं कि आप एक कहते हैं कि गैसेस हम लोग देख लेते हैं इसमें, अगर आप कहते हैं कि हम गैसेस का देखते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कितनी डेंसिटी है, तो देखो इसमें ये छोटू सा है। तो अगर हम इसको जस्ट ये आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ये देखिए, अगर ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं इधर और इसके यहाँ पे इतने हैं, ये दूर दूर होते हैं ये, तो अगर मैं इसका करूँगी तो मुझे इसका करते हुए जब मैं इसको एक्सप्रेस करूँगी तो वो एक्सप्रेस करना एज़ कम्पेयर टू इसको एक्सप्रेस करने से मुश्किल होगा। वो क्यों? जैसे कि अगर मैं CH4 की एग्जांपल लेती हूँ ना, मैं कहती हूँ उसकी डेंसिटी मैंने चेक करनी है, क्यूबिक सेंटीमीटर में देखनी है। तो अगर मैं इसकी फॉर एग्जांपल मैंने ये CH4 की अगर ली है, तो CH4 में अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँगी ना तो मेरे पास आएगी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर मैं देखूँगी तो मैं बोलूँगी कि मेरे पास आती है 0.0000713 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वैल्यू है। लेकिन अगर सेम मैं CH4 की देखती हूँ कि क्यूबिक डेसीमीटर में वैल्यूज़ चेक करते हैं, मतलब बड़ा यूनिट लेते हैं, बड़ा यूनिट देखें क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है ना, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज़ इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये रिलेशन बीच में होगा। अब क्यूबिक डेसीमीटर है ये लिया है, तो इसमें अगर मैं करूँगी तो CH4 क्योंकि मैं वैल्यू देखती हूँ तो मैं बोलूँगी कि इसका आंसर आएगा 0.7138, जो 138 और आगे यूनिट वही ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब वो देखें कि इसमें से किसको आसान है एक्सप्रेस करना। अब इसको एक्सप्रेस करना आसान है 0.000 करके, या ये 0.7 को करना आसान है? यकीनन 0.7 करना ज़्यादा आसान है ना, कि हमारे पास जितना ज़्यादा बड़ा एरिया लेंगे उतने उतनी ज़्यादा हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो थोड़ी वैल्यू बढ़ी आएगी, उसको एक्सप्रेस करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू के आप पहले ही वो ये छोटू सा ले लें, ये छोटा सा जो हमारे पास है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा यूनिट है, छोटे सी जगह पे आप देख लें कि वॉल्यूम कितना है इसका, इसकी डेंसिटी थोड़ी कितनी है, तो वो जब छोटी सी जगह पे आप देख रहे हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका नंबर भी तो कम होगा ना, तो उसको एक्सप्रेस करना वो डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इस तरह एक्सप्रेस करें। इस वजह से जो इसकी डेंसिटीज़ हैं उसको क्यूबिक डेसीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। चलें इसको देखते हैं कि ये क्या है।
एंड गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो एप्रिशिएबल मास ऑफ अ गैस इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ स्मॉलर वॉल्यूम। ठीक है, कि जो आप छोटे से वॉल्यूम में देख रहे थे उसमें एप्रिशिएबल मास प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट स्मॉलर वॉल्यूम में। एंड द वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, दैट इज़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस की जाती है। इसीलिए कहते हैं देयर फोर डेंसिटी ऑफ गैसेज इज एक्सप्रेस्ड इन अ बिगर यूनिट। ठीक है, कौन सा बिगर यूनिट है, ये ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एग्जांपल वो मैं आपको दे चुकी हूँ CH4 की, वही जो ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो कहते हैं सो दस द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेज जो हैं वो हमारे पास ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर कॉमनली यूज़ है, और ऐसा यूनिट जो है इसका वो kg पर क्यूबिक मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये इतना लेंथी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में कैसे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व है। सेकंड क्वेश्चन है कि वाई पायलट्स फील अनकंफर्टेबल, इस तरह करके भी एक दफ़ा फास्ट पेपर में है। और तीसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि 2 एप्लीकेशंस लिखें डाल्टन्स लॉ की। तो इन सबको इकट्ठा लिख दिया हुआ है कि 2 एप्लीकेशंस जो है इन दोनों को रेस्पिरेशन प्रोसेस और पायलट वाला एक्सप्लेन करेंगे, तो ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे बीच में। सबसे पहला है जो इसमें MCQs भी आएंगे, दो तकरीबन मैंने देखे हैं पीछे पास्ट पेपर्स में, कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ही होता है, जिसकी वजह से जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब इसकी देखें, कहते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, मूव्स इन द लंग्स, कि ये लंग्स में मूव करती है। लंग्स में मूव ये कैसे करती है, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है ना एयर में, वो क्या होता है 159 टॉर। ठीक है, और जो हमारे लंग्स में होता है वो 116 टॉर होता है। तो इसका मतलब है कि जो लंग्स में है, लंग्स में अगर वो लंग्स कैसे ऐसे ही कुछ, चलो ये कुछ लंग्स ही समझ लें कि इसके अंदर जो है हमारे पास होती है 116 टार होता है, और जो बाहर होता है वो होता है 159 टार, इतना। अब देखें बाहर जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ये अंदर वाली साइड पे आएगा, ठीक है, इस साइड पे। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आउट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जब वो बाहर क्यों निकलती है, उसकी रीज़न ये होती है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना वो लंग्स में उसका ज़्यादा होता है, तो लंग्स से वो बाहर की तरफ पुश होती है, और बाहर जो होता है एज़ कम्पेयर टू लंग्स के कम होता है। ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो गया। अगर सेकेंड वाला है एट हायर एल्टीट्यूड्स द पायलट्स फील अनकम्फर्टेबल। हाई एल्टीट्यूड्स में क्यों पायलट अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, वो इस वजह से अनकम्फर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो इतना वो नॉर्मल नहीं होता जो हमें नॉर्मली ब्रीथिंग के लिए चाहिए होता है। हमें 159 टॉर चाहिए होती है, और वहाँ पे क्या होता है, लो होता है। इस वजह से ये वहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील करते हैं पायलट्स, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वहाँ पे लो होता है। ये दोनों हो गई, दोनों ये करेंगे तो ये दो भी हमारे पास डन हो जाएंगी। शॉर्ट MCQ उसका बता दूँ, MCQ में कितना है पार्शियल प्रेशर और लंग्स में कितना है पार्शियल प्रेशर, ये दो MCQs आए हुए थे, वैल्यूज़ पूछी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन इफ्यूजन में क्या फ़र्क होता है। डिफ्यूजन जो होता है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो जाती है। डिफरेंट गैसेस होती हैं उनके दरमियान, जस्ट इमेजिन एक है कोई पार्टीशन है, जैसे उस पार्टीशन को वहाँ से हटाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएंगी। और इफ्यूजन क्या होती है, एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है 1 बाय 1। ठीक है, जैसे कि एक कंटेनर है उसमें गैस है, उसमें से कहीं होल हो जाएगा कहीं पे, तो वो वहाँ से पार्टिकल्स जो होंगे वो 1 बाय 1 वहाँ उस टाइनी होल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगरेंस। ठीक है, जो फ्रेगरेंस होती है जो उसकी रोज़ की या सेंट होती है वो डिफ्यूजन की वजह से फैलती है। तो अगर फ्रेगरेंस ये आपने वैसे भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो फ्रेगरेंस होती है हमें दूर से ही फील होती है,
तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही स्प्रेड हुई भी होती है। डिफ्यूजन की अगर बात करें तो डिफ्यूजन में हमारे पास आ जाती है एग्जांपल जो इन्फ्लेटेड बैलून्स होते हैं। इसमें आपने दोनों की डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम बहुत आसान है। जो डिफ्यूजन की है उसका एक दफ़ा ये रिप्रेजेंट कर दें कि ये दो गैसेस हैं, उसके दरमियान में पार्टीशन है और एक गैस ये है इस तरह करके, और दूसरी गैस जो है वो इस तरह है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही इधर से ये पार्टीशन को ख़त्म किया जाता है तो हमारे पास ये क्या जाती है, पार्टीशन ख़त्म की तो हमारे पास ये जो है इस तरह ये सारे में मिक्स हो जाएगा। बस इतना इसकी काम है। तो ये देखें होमोजेनस मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा बन जाता है। ये डिफ्यूजन की डेफिनेट वो हो जाएगी। और जब भी डायग्राम बनाएं तो उसके नीचे कैप्शन ज़रूर लिखा करें फिर, और साथ में लिखें कि डिफ्यूजन की शो कर रही है ये वो, ठीक है। ये गैसेस को बीच में कर दें O2 और NO2 जैसे बुक में मेंशन है वही बेशक लिख दें। और इफ्यूजन के केस में भी एक डायग्राम बना दें छोटी सी, कि जैसे मैंने अभी बताया कि टाइनी होल्स से में से ये पास करता है। तो आप बता दें कि ये एक है जी कंटेनर, और इस कंटेनर में ये पार्टीशन है, उसके दरम्यान ये छोटा सा होल है। तो यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये गैस के जो हैं जैसे ये होल में से इधर से आएंगे तो यहाँ से इससे ये देखिए 1 बाय 1 इसमें से इस साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड पे बेशक होल, इसको होल मेंशन कर दें, इस साइड पे वैक्यूम लिख दें। ये हमारे पास किसकी फिग हो जाएगी, इफ्यूजन की। ये हो गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। डिफ्यूजन का ग्राहम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ग्राहम्स लॉ कई और तरीक़ों से भी वैसे पूछा जाता है। तो ग्राहम्स लॉ एक्चुअली क्या होता है कि ये क्या बताता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। कि जो ग्राहम लॉ, थॉमस ग्राहम फाउंड दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस, जो रेट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है। ये देखें डेंसिटी है, ये रेट है, तो एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है। साथ में स्क्वायर रूट, डेंसिटी का स्क्वायर रूट है। अब इसका ये ख़त्म करेंगे, इज इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। अब डेंसिटी है उसको अगर इसका करेंगे तो यहाँ तक भी कर लें तो सही है, लेकिन इसको एक और क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट है। चलें उसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइव वाल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT भी आता है समटाइम लिखा हुआ। गिव वेरिफिकेशन ऑफ वाल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। वाल्स लॉ हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ दी पोस्टुलेट्स KMT द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, इसका सबसे लास्ट पोस्टुलेट है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी का और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है गैस की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इस, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mc² बार है। ये काइनेटिक एनर्जी का लिखा हुआ है ये वैल्यू। तो हमने अभी ये डायरेक्ट रिलेशन में पढ़ा, तो ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू T के। तो काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू पुट की जो कि इधर साथ ही बताई भी और साथ में T है। इसको ख़त्म किया साइन को, तो हमारे पास आ जाएगा ये इसका ये K आ जाएगा। K क्या है जी, K कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जब इसको करेंगे तो हम बोलेंगे जो PV इज इक्वल 1 और 3 mc² बार है, जो एक्चुअली इक्वेशन है इस थ्योरी की। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बाय। अगर हम इसको, हम लोगों ने कहा कि राइट साइड पे करना है तो हम इसको 2/2 किया, हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अगर इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको करें तो ये 1 ही आंसर आ जाता है ना, इसका 2 1 टाइम 2। अच्छा, PV इज इक्वल टू 2/3। अब अंदर देखें 1/3 है, तो इस 3 को, जो ये अंदर वाला 3 है, इसको बाहर वाले के साथ रिप्लेस कर देंगे। बाहर वाला 2 अंदर चला जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। ये देखें अब ये 2/3 बन गया, 1/2 mc² बार अंदर हो गया। तो 1/2 mc² बार क्या था, एक्चुअली ये KT के इक्वल था। ये हम लोग ने ये देखें अभी पढ़ा, ये हमने ऊपर किया है कि ये रिलेशन है जो लास्ट पोस्टुलेट है एक्चुअली इसका, हाफ mc² बार इज इक्वल टू KT। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये रिलेशन बन गया ना, तो इसकी जगह हम KT पुट करेंगे। तो ये देखें 2/3 KT पुट कर दिया। तो इसके केस में करेंगे तो ये सारा कुछ कांस्टेंट ही है। जो ये लॉ है इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है ना, तो इसमें ये T भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट, 2/3 वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इसको एक न्यू उसके साथ रिप्लेस कर दें, K बार के साथ